नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 28 देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो, ये जो होगा ये पॉलिटी का, आप ये कह लो कि एक तरीके से लास्ट है, लास्ट लेक्चर होगा ये आपका। ठीक। तो इसमें देखो कुछ चीजें रह गई थी पीछे इसमें, हालांकि मैंने क्रम से ही पूरा करवाया, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट थे आपके, आप ये कह लो कि जो छोटे छोटे पॉइंट थे एक तरीके से उनको मैंने एक साथ कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया है। और देखो, जैसे संसद के विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, जैसे संसद की भाषा क्या होगी, सदन में बैठकों की शुरुआत, संसद में प्रस्तुत होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव, और उसके साथ साथ विभिन्न अधिकारियों के वेतन और भत्ते, संसदीय विशेषाधिकार और भारत की संचित निधि। तो इस तरीके की यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट, ये पीछे हमारे पॉइंट छूट गए थे और इसी वजह से मैंने लिए भी नहीं थे, क्योंकि छोटे छोटे थे। दो दो तीन तीन मिनट की या पाँच पाँच मिनट की वीडियो बनती तो कोई मतलब था नहीं, तो मैंने इनको एक साथ ही समेट दिया। ये लेक्चर नंबर आपका 28 होगा और इसी के साथ ही आपकी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी लेक्चर नंबर 28 की। चलो, देखो क्या क्या पढ़ना है ये मैंने पीछे ही बताया आपको कि हमें पढ़ना क्या क्या है। संसद के विभिन्न अधिकारी, संसद की भाषा, संसद सदन में बैठकों की शुरुआत, संसद में प्रस्तुत होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संसदीय विशेषाधिकार, भारत की संचित निधि और विभिन्न अधिकारियों के वेतन थे। अब देखो, शुरुआत करेंगे हम यहाँ से कि संसद के विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। जैसे संसद के विभिन्न पदाधिकारियों में यदि हम देखें तो देखो, पहले देखेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी और फिर देखेंगे लोकसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। जैसे राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, दूसरा लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। ये आप भली बातें जानते हैं कि ये पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये सभापति कौन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति होता है, या ये कह लो पदेन सभापति कौन होता है, ये होता है उपराष्ट्रपति। पदेन का अर्थ आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लो वो सभापति है राज्यसभा का, या फिर इसको ये कह लो कि सभापति के रूप में इसको शपथ ग्रहण कराना बड़ा कठिन कार्य है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन तो पदेन जो होता है वो जो जिस पद पर रहता है वो उस पद को स्वतः ही धारण कर लेता है। जैसे नीति आयोग, पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग में भी कौन होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके कौन होते हैं, वो पीएम होते हैं। ऐसे ही इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे ही वो अपने उपराष्ट्रपति का कोई व्यक्ति पद धारण करेगा वो सभापति और राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही कोई प्रधानमंत्री जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष स्वतः ही बन जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ भी देखना होता है। जैसे अब देखो, सभापति क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में है जगदीप धनखड़। तो ये क्या है, तो ये जो सभापति हैं ये सभापति भी हैं राज्यसभा के और उपराष्ट्रपति भी हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, उसको वेतन मिलता है सभापति के रूप में। ये मेन पॉइंट है इसका कि आप यहाँ पर ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को इसको जो वेतन मिलता है, वेतन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपसभापति कौन होता है, उपसभापति की अनुपस्थिति में यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उपसभापति वो व्यक्ति होता है यदि सभापति उपस्थित नहीं है किसी भी कारण से। मान लो विदेश दौरे पर हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है विदेश दौरे पर हैं या किसी कारणवश बीमार हैं, तो इन स्थितियों में क्या होगा कि जो उपसभापति होगा वो सभापति की अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता करेगा राज्यसभा की। ये आप ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष कौन होता है, इसका निर्वाचन सभी लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं। जैसे वर्तमान में है ओम बिरला साहब, तो ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। या ये इनको एक नाम और भी दिया जाता है स्पीकर, स्पीकर का भी होता है। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, देखो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो नवनिर्वाचित लोकसभा गठित होकर आती है ना, नई लोकसभा गठित होकर आती है, उसको शपथ दिलाने में राष्ट्रपति की मदद करता है। ये ध्यान रखना है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और जैसे ही शपथ समारोह समाप्त हो जाता है उसी उसी तरह से जो उपाध्यक्ष होता है अर्थात जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका पद भी समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात प्रोटेम स्पीकर नए निर्वाचित लोकसभा का वरिष्ठ होता है। यही राष्ट्रपति जो सबको सभी को शपथ दिलवाते हैं उनमें हेल्प करता है शपथ दिलवाने में।
इसका कार्य निर्वाचन की तिथि घोषित करना तथा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि क्या क्या इसके कार्य होंगे। नेक्स्ट है, भारत में अध्यक्ष के पद को 1919 के प्रावधानों में के द्वारा लाया गया था। ध्यान करो, जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, तो ये वहां से इसका पद सृजित हुआ है, अध्यक्ष का पद। और पहले अध्यक्ष जो बने थे वो सर फ्रेडरिक हावर्ड बने थे। ये आप ध्यान रखना कि पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे सर फ्रेडरिक हावर्ड। और पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करें, देखो ये तो अंग्रेज थे, लेकिन यदि पहले भारतीय अंग्रेज की बात करें या भारतीय की बात करें कि पहला भारतीय कौन था, तो पहले भारतीय थे अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। ये आप ध्यान रखना, जो 1925 में बने थे, अर्थात विट्ठल भाई पटेल जो थे ये 1925 में अध्यक्ष बने थे। संसद का सत्र अनुच्छेद 85 के तहत चलता है, ये आप जानते ही हैं। सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है तथा समाप्त भी राष्ट्रपति ही करता है। ये ध्यान रखना कि संसद का सत्र बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। समाप्ति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है सत्रों की, लोकसभा अध्यक्ष। सत्रों की बैठकों का स्थगन सभापति या अध्यक्ष ही करता है, ये आप ध्यान रखना। सत्र के बैठकों का स्थगन, स्थगन मतलब समाप्ति। यदि समाप्ति करनी है तो या तो सभापति करेगा या फिर अध्यक्ष करेगा। दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता है, ये संविधान में ऐसा वर्णन है कि जो दो सत्र होंगे उनके बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 6 महीने में एक सत्र का चलना अनिवार्य है, कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। ये आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में कम से कम तो है, लेकिन 3 हो जाओ 4 हो जाओ ये मैटर नहीं करता, लेकिन 2 सत्रों का होना अनिवार्य होगा बिल्कुल पूरी तरीके से। और देखो, वर्तमान में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्तमान में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक तो बजट सत्र होता है, फरवरी मार्च में होता है ये। एक मानसून सत्र होता है, ये जुलाई अगस्त में होता है। फिर आप देखेंगे शीतकालीन सत्र होता है, ये नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो देखो, जब एक साल में 3 सत्र हो रहे हैं और 6 माह से अधिक का समय नहीं, तो ये देखो बीच में क्या है कि 6 माह का अधिक समय मिल जाएगा, नहीं, कम ही समय रहेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए किसी भी 2 सत्रों के बीच में। तो ध्यान रखना है कि जो व्यवहारिक रूप से संसद में सत्र चलते हैं वो व्यवहारिक रूप से आपके 3 सत्र चलते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। अब देख लेते हैं जरा संसद की भाषा। तो संसद की भाषा क्या कहती है, तो वो संसद की जो भाषा है उसका उल्लेख 120 में किया गया है, और संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी, ये कहा है। अब सदन के पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी मातृक भाषा में भी बोल सकता है। ये ऐसा प्रावधान है संविधान में कि यदि कोई व्यक्ति, मान लो कोई तेलुगु बोलता है या कोई व्यक्ति मलयालम बोलता है, यदि कोई व्यक्ति तेलुगु या मलयालम बोलता है और वो उसे हिंदी, ना तो हिंदी आती है और ना ही उसे अंग्रेजी, तो वो सदन में क्या करेगा, सदन में पीठासीन अधिकारी से परमिशन लेगा और वो अपनी ही भाषा में, अपनी मातृभाषा में वो वहां पर अपनी बात रख सकता है। सदन में बैठकों की शुरुआत देखो कैसे होती है। सदन में बैठकों का प्रथम घंटा जो होता है वो 11 से 12 के बीच होता है, जो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात सदन के बैठकों का प्रथम घंटा जो होगा 11 से 12 के बीच। पूछता है कि बताइए कि प्रश्नकाल का समय कौन सा होता है। संविधान में प्रश्नकाल का समय है, तो संविधान में प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे के बीच होता है। फिर तारांकित प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर जो दिया जाता है वो मौखिक रूप से दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तारांकित कैसे होते हैं, जो तर्क सहित होते हैं, जो तर्क सहित उत्तर दिए जाते हैं उनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और जो अतारांकित होते हैं, अतारांकित का मतलब जो तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किए जा सकते, तो उनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। और लेकिन वो उत्तर जो है वो एक साथ नहीं दिया जाता, मौखिक प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दिया जाता है। अर्थात ये कह लो कि तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वो एक तुरंत ही दे दिया जाता है, लेकिन अतारांकित प्रश्नों का उत्तर वो लिखित रूप में दिया जाता है। इसका मतलब वो तुरंत नहीं दिया जाता, वो बाद में दिया जाता है। दूसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न, 10 दिन पहले सूचित किया जाता है। अर्थात यदि कोई अल्प सूचना चाहिए, आपको अचानक सूचना चाहिए, तो उसके उस सूचना को लेने के लिए भी आपको 10 दिन पहले सूचना देनी होगी, जब जाकर आपको वो अल्प सूचना के प्रश्नों का जवाब मिलेगा। सदन की बैठकों का दूसरा घंटा जो होता है यह 12 से 1 के बीच का होता है। तो 11 से 12 यहाँ हो गया, 12 से 1 बीच ये हुआ, बीच है, जो शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ पर परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जवाबदेही जो होती है वो तुरंत होती है, अर्थात यहाँ पर जवाब तुरंत दिया जाता है। तो ये भी पूछ लेता है कि शून्यकाल का समय कौन सा होता है संसद में, तो शून्यकाल का जो समय चलता है वो 12 से 1 के बीच का चलता है, और यहाँ पर तुरंत जवाबदेही होती है, तुरंत जवाब दिया जाता है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखना। तो
सदन की बैठकों का प्रथम घंटा जो चलता है 11 से 12, अर्थात इसी को ही हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो शून्यकाल किसे कहते हैं? 12 से 1 के बीच। 12 से 1 के बीच का जो घंटा होता है उसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सदन में प्रस्तुत होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव। देखो कौन कौन से सदन में प्रस्तुत होते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ये जितने भी प्रस्ताव आप देख रहे हैं ये सब के सब प्रस्तुत किए जा सकते हैं सदन में। अब देखो, जो आपका ध्यानाकर्षण है, ये स्थगन प्रस्ताव है, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये जो 3 प्रस्ताव हैं आपके, ये किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं आपके, अर्थात चाहे तो आप इन्हें लोकसभा में पेश कर दो और चाहे आप इसे राज्यसभा में पेश कर दो। तो आप इनमें से इन तीनों को किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? देखो, यदि किसी अधिकारी या किसी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा का सदस्य किसी और बात में उलझा हुआ है और आप उससे बात करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ध्यान आकर्षण करवाएंगे ताकि वो आपकी भी बात सुन सके। इसलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये है कि यदि आपको स्थगन करना है या फिर किसी की भी समाप्ति करनी है या सत्र चल रहा है उसकी समाप्ति करनी है, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और दूसरा होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव का कार्य क्या होता है कि विशेषाधिकार के प्रस्ताव में ये होता है कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रस्ताव दिए जाते हैं जहाँ पर विशेषाधिकार दिया जाता है, और ये जो विशेष प्रस्ताव दिए जाते हैं ये आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में और चाहे आप राज्यसभा में। अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लाया जाता है जो वर्तमान में पार्टी सरकार में होती है, अर्थात कह लो कि जो सत्ता में होती है पार्टी, उसके खिलाफ लाया जाता है। जैसे वर्तमान में बीजेपी है, तो बीजेपी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके साथ साथ इसे केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। पीछे भी आप देखो तो पीछे जो बीजेपी के खिलाफ भी क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा डिजोल्व हो जाएगी, अर्थात लोकसभा भंग हो जाएगी तुरंत, और उसके लिए फिर क्या होगा, इलेक्शन होंगे दोबारा से। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तो जो सरकार वर्तमान में है वही अपने कार्यकाल तक बनी रहेगी। नेक्स्ट देखो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किसी विशेष मुद्दे पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या होगा, उसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे ही स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो तो उस पर विचार करने के लिए जो प्रस्ताव चल रहे हैं उनको स्थगन करना, अर्थात उनको समाप्ति की ओर ले जाने का ही मतलब है कि स्थगन प्रस्ताव। दूसरा है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। यदि कोई मंत्री संसद की मान मर्यादा का हनन करता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। और देखो, विशेषाधिकार प्रस्ताव अलग होता है, विशेषाधिकार हनन अलग होता है। हालांकि होते हैं ये दोनों पार्ट इसी के, विशेषाधिकार के ही। तो ये ध्यान रखना है कि यदि कोई मंत्री संसद की मान मर्यादा का हनन करता है तो उसके खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, वो भी किसके, लोकसभा के। यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग कर देना होता है और उसी समय सरकार गिर जाती है। यही ध्यान रखना। अभी हाल ही में क्या हुआ था, पीछे बीजेपी के खिलाफ भी क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन लोकसभा में ये पास ही नहीं हुआ। उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। जब बीजेपी ने बहुमत सिद्ध कर दिया अपना, तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार जो वर्तमान में चल रही है वही बनी रही है आपकी। इस वजह से क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। 2-3 पॉइंट याद रखने की, एक तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, तो केवल लोकसभा में। किसके खिलाफ लाया जाता है, वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या इनके पास अपना बहुमत है या नहीं, ये देखा जाता है। और चौथी कंडीशन बनेगी कि कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो कम से भी कम प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन लाना या समर्थन होना अनिवार्य है यहाँ पर। संसदीय विशेषाधिकार देखो क्या होते हैं। संसदीय विशेषाधिकारियों का उल्लेख जो है आपका 105 में किया गया है, अनुच्छेद 105। ये किसी भी संसदीय व्यक्ति को दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक तो सामूहिक रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से। मतलब जैसे किसी सामूहिक रूप का मतलब कुछ व्यक्तियों को एक साथ दे दिया जाए अधिकार, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया जाए व्यक्तिगत तौर पे, प्राइवेट, या फिर ये कह लो निजी तौर पर भी दिया जा सकता है और सामूहिक तौर पर भी दिया जा सकता है। संसद में कही गई किसी बात के लिए संसद सदस्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, अर्थात आपने देखा होगा जो संसद टीवी है हमारा, वहां पर आपने देखा होगा संसद भवन में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर पर्चे फेंकते हैं।
कुर्सियां भी फेंक फेंक कर मारते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन जो भी संसद के अंदर होगा, आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो संसद में कही गई किसी भी बात के लिए संसद सदस्य न्यायालय के लिए, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अर्थात जो भी न्यायालय में, जो भी संसद भवन में हुआ, उसके लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात जो भी हुआ उसके लिए आप न्यायालय में जाकर अपनी याचिका दायर नहीं कर सकते, ये कहने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, संसद सत्र के दौरान सत्र के 40 दिन बाद या 40 दिन पूर्व तक किसी सदस्य को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। जो दीवानी मामले होते हैं और जो संसदीय सदस्य होते हैं, चाहे आप लोकसभा के लो और चाहे आप राज्यसभा के लो, तो यदि किसी के खिलाफ कोई केस है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब जो दीवानी केस है, सिविल को केस में नहीं, सिविल केस में तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन दीवानी केस में इसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा 40 दिन बाद तक भी और 40 दिन पहले भी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो इन्हें काफी हद तक छूट भी मिली हुई है। तो इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन देखेंगे कि यदि संसद का सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले, संसद के सत्र के चलने से 40 दिन पहले और संसद के सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी दीवानी केस है, यदि दीवानी केस है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कितना, 80 दिन तो ये हो गए, और जितने दिन तक सत्र चलेगा उतने दिन वो। तो इतने दिन में तो आदमी अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेता है, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, आपराधिक मामले में तभी गिरफ्तारी हो सकती है जब सदन का अध्यक्ष इसकी अनुमति दे। यदि कोई अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, तो इनकी गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब सदन का जो अध्यक्ष होगा वो अनुमति देगा, या सदन के अध्यक्ष को सूचित करके गिरफ्तारी से सूचित कराना आवश्यक होगा। ये आप समझ कर रखना है इस चीज को, कि यदि आपराधिक मामले में तुरंत गिरफ्तारी चाहिए तो सदन के अध्यक्ष की परमिशन लेनी होगी, ये आप ध्यान रखना। और यदि आपने अध्यक्ष को सूचित नहीं किया और उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया, तो ये होगा कि फिर उसके बाद में, गिरफ्तार होने के बाद में भी क्या होगा कि जो अध्यक्ष है सदन का, उसको सूचित किया जाएगा। तो दोनों ही तरीके से, गिरफ्तार करने से पहले भी सूचित करना है, गिरफ्तार करने के बाद भी सूचित करना है अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखो, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 266 एक में है। 266 एक क्लॉज एक है यहाँ पर है। संचित निधि क्या होती है? भारत सरकार का जितना भी पैसा जमा होता है, या ये कह लो भारत सरकार का खजाना जो होता है वो यही है। यहीं से ही सभी के लिए क्या जाते हैं, यहीं से ही आपके लिए जो वेतन भत्ते होते हैं वो संचित संचित निधि से ही दिए जाते हैं। सरकार योजनाएं चलाती है, वो भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। सब कुछ संचित निधि से ही दिया जाता है। तो यह है सब भारत सरकार का खजाना, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और संचित निधि से धन केवल विधेयक पारित होने पर ही निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे कि जब तक संसद में विधेयक पारित नहीं होगा, जब तक आप उससे धन नहीं निकाल सकते। अब मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक क्या है, कि धन विधेयक राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है अपने पास? केवल और केवल 14 दिन, इससे ज्यादा का समय नहीं होता। और धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोग केवल और केवल लोकसभा में पेश होगा, ना कि राज्यसभा में। इसी से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं। ये आप पूरी तरीके से याद रखेंगे कहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो संचित निधि से दिए जाते हैं। तो देखो, विभिन्न अधिकारियों के वेतन भत्ते क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। देखो, वेतन भत्ते अर्थात किस अधिकारी को, जो संसदीय अधिकारी होते हैं उनको कितना कितना वेतन मिलता है। देखो, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक है, ये ध्यान रखना, वेतन जो होगा ये मासिक है सभी का, इतना वेतन इनको मिलता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख का, राज्यपाल को 3.5 लाख का, प्रधानमंत्री को 1.65 लाख का, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको मिलता है 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000 रुपये मिलता है। और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, मुख्य न्यायाधीश के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। तो इनको वेतन 2,50,000 रुपये। उसी तरीके से जो हाई कोर्ट के अन्य सदस्य या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 रुपये का वेतन मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन, ये कह लो कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बराबर होता है, 2,50,000। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी इतना ही होता है, 2,50,000। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, या ये कह लो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको भी 2,50,000 रुपये का वेतन। कैबिनेट सचिव 2,50,000 रुपये। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जो हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना है,
उनको भी, जो प्रमुख होते हैं उनको भी 2.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। और जो संसद के सदस्य होते हैं उनको 50,000 रुपये मासिक ये दिया जाएगा। और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को जो दिया जाता है वो 2,25,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो वेतन भत्ते हैं ये भी हमारे पूरे हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक थे, देखो ये सब छोटे छोटे टॉपिक थे, ये सब मैंने आपको कवर करा दिए। और इसी के साथ आपकी जो पॉलिटी है वो पॉलिटी हो जाती है जी आपकी समाप्त। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। यदि आप छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे एग्जाम में इससे बाहर, ये आप विश्वास करके पढ़ सकते हैं कि इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो यूपीपीएससी है उसका भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं पॉलिटी का। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इतना बस ध्यान से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। क्योंकि ऑल द ओवरऑल जो भी काम आएगा वो आपकी अपनी मेहनत ही काम आएगी, नोट्स ही काम आएंगे आपके। ध्यान रखना, कोई भी टीचर होगा वो केवल और केवल आपकी सफलता में केवल और केवल ये मान लो कि 10 से केवल 20% ही योगदान देगा। बाकी 80 से 90% मेहनत जो होगी वो आप ही की होगी। अब आप ये देखना है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी नहीं। जैसी मेहनत करोगे ऐसे रिजल्ट भी आएगा। यदि आप मेहनत करोगे ठीक, और वो भी, वो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उस दिशा में जो आपका लक्ष्य है, क्या आप उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना। फिर से बता देता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए और एक एक पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ये आप पहली बात ध्यान रखना, वरना आप टारगेट से भटक जाओगे। और यदि टारगेट से भटक गए तो पता नहीं कब जाकर 1 साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन उसके बाद भी पता लगे कि नौकरी हाथ नहीं लगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। देखो, सभी के साथ प्रेशर रहता है हर तरीके से। तो आप इस प्रेशर को मेंटेन करके करते हुए अपने टारगेट को फिक्स करने का थोड़ा प्रयास रखना। अपना टारगेट, जो भी आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है, उससे मत भटक जाना बिल्कुल भी। यदि आपने पीसीएस बनने का ठान ही रखा है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखना, दुनिया क्या कहेगी मैटर नहीं करता। ये ध्यान रखना कि आपके बारे में दुनिया क्या कहती है। देखो, जो समाज है उसकी सोच 1 मिनट में बदल जाएगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया उस दिन इस समाज की सोच अपने आप ही बदल जाएगी, और ये वही समाज होगा जो आपका एग्जाम्पल अपने बच्चों को देगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना, पूरी तरीके से टारगेटेड पढ़ाई करना जितना हो सकता है। अभी भी टाइम है, देखो पीसीएस का फ्री होने में तो अभी टाइम है, यूपी पीसीएस का। क्योंकि अभी तो फार्म ही नहीं आया, क्योंकि इनका तो कैलेंडर ही जो जारी होगा वो जनवरी या फरवरी के, या ये कह लो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में इनका कैलेंडर जारी होगा। उसके बाद कहीं जाकर जून जुलाई में आपका पेपर होगा। अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत लंबा टाइम है। इससे भी आप प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं इतने टाइम में। इतने टाइम में प्री क्या, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा टारगेटेड पढ़ाई करना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये जरूर ध्यान रखना है आपको अपने दिमाग में कि कितना पढ़ना है। को सब कुछ नहीं पढ़ना। फिर से बता दूं कि विद्वान साहित्यकार नहीं बनना। ना ही विद्वान साहित्यकारों के पेपर आते हैं या फार्म आते हैं, ना ही सरकारों को विद्वान और साहित्यकार चाहिए। इसी वजह से तो वैकेंसी नहीं निकालती। तो ध्यान रखना कि टारगेटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब देखो, यदि आपको इसके लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो वो पॉलिटी आज खत्म हो गई। यदि आपको पॉलिटी के रिवीजन के लिए कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बताइए, तो मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। देखो, जिस तरीके से मुझसे जिस प्रकार की आपको हेल्प चाहिए वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए वो आप बता सकते हैं, मेल के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट, देखो प्राइवेट कमेंट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेल के माध्यम से बताइए, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। सॉल्यूशन मैं हर तरीके का प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, जिस तरीके से भी। और यदि आपको पॉलिटी के साथ साथ कंप्लीट, यदि आपको चाहिए कि प्री के कंप्लीट सी नोट्स चाहिए मिल जाए पीसीएस के लिए, तो पीसीएस के लिए प्री के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपको पूरी हेल्प करने का प्रयास करूँ, ठीक। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।